और प्रधानमंत्री ने भी उन सभी का अभिवादन किया हाथ हिलाकर। ये वो तस्वीरें जो अपने आप में बता रही हैं कि किस तरीके से कितना इंतजार वाराणसी की जो जनता है वो यहाँ कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इससे पहले हमने देखा ना सिर्फ वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल मंच पर प्रधानमंत्री का स्वागत मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर किया। अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन इस भव्य प्रतिमा। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखी। 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले स्टेडियम पर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 30,000 दर्शकों की क्षमता होगी। इसे विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण के तहत बनाया जा रहा है। स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है। इसमें अर्ध चंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था और साथ ही बिलपत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं अटल आवासीय जो पहले बनाए गए हैं उसके मॉडल की जानकारी लेते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देखते हुए किस तरह का देखिए जो मॉडल है पूरा बनाया गया है, किस तरह का यहाँ का प्रांगण होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, उसकी सारी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल आवासीय विद्यालय जिनका निर्माण हुआ और इसके साथ साथ किस तरीके से देखिए ये नज़र आएंगे, इसका जो मॉडल है वो यहाँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए। उसकी जानकारी लेते हुए किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे खास तौर से मिलेंगी इन आवासीय विद्यालयों में। तो ना सिर्फ छात्रावास आवास बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए और भी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। उसी के बारे में जानकारी ली यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर एक मॉडल के ऊपर ना सिर्फ जानकारी लेते हुए बल्कि उसकी बारीकियां भी जानते हुए किस तरीके से जो उसका निर्माण कार्य है वो किया जाएगा, किस तरीके से लागत आएगी। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार इस बात पे जोर देते आए हैं कि बेहतर आधारभूत ढांचे की जो व्यवस्था है वो लगातार होनी चाहिए, और उसी की प्रतिबद्धता दर्शाता हुआ ये एक मॉडल भी। तस्वीर आप देख सकते हैं अटल आवासीय विद्यालय की, किस तरीके से जो विद्यालय हैं नज़र आएंगे। और हर एक विद्यालय की अगर बात की जाए तो करीब इसमें 1000 जो छात्र हैं वो समायोजित किए जाएंगे। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए जो इसमें छात्र होंगे, ना सिर्फ जो श्रमिकों के बच्चे हैं बल्कि कोविड-19 के दौरान जिन छात्रों ने अपने माता पिता को खोया है, अभिभावकों को खोया है, वो छात्र भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो इन अटल आवासीय विद्यालयों में दी जाएगी। और उसी की जानकारी यहाँ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसका मॉडल और उसके बाद उस मॉडल का अवलोकन किया, किस तरीके से जो पूरा प्रोजेक्ट है, परियोजना है वो नज़र आएगी। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो माध्यम दर्शाए गए हैं जिसके ज़रिए ना सिर्फ जो विकास है, शैक्षणिक विकास हो सके बल्कि और भी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। और खासतौर से शिक्षा पे जोर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसी कड़ी में अब ये अटल आवासीय विद्यालय जो हैं उसको लेकर जानकारी ली प्रधानमंत्री ने। आज एक दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर, और इस पूरे दौरे के दौरान हमने देखा किस तरीके से फिलहाल ये अटल आवासीय विद्यालय का जो मॉडल है उसका अवलोकन उन्होंने किया। उससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया, उसका अवलोकन किया था। और ये फिर बाद में जो विद्यालय का भवन होगा उसके आसपास का जो प्रांगण है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। सबका साथ सबका विकास इसी ध्येय पर आगे बढ़ते हुए और इसी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए खासतौर से वो वर्ग, एक वंचित वर्ग जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है। और इसका जो लाभ है वो आने वाले समय में देश का भविष्य कहे जाने वाले जो नौनिहाल हैं, छात्र हैं, उनको मिल सकेगा। इन अटल आवासीय विद्यालयों में ना सिर्फ जो छात्रावास है वो मौजूद होगा, मेस मौजूद रहेगी, और उसके साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उस तरह का भी जो मैदान है, खेल का मैदान, उसके लिए भी जो जगह है सुनिश्चित की गई है। सर्वांगीण विकास जो है वो बच्चों का हो सके, छात्रों का हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए अटल आवासीय विद्यालय यहाँ पे इसका जो मॉडल है उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और आइए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी तापस का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तापस, जानना चाहेंगे, हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग जो परियोजनाएं हैं वो उसकी सौगात दे रहे हैं, और अटल आवासीय विद्यालय की खास तौर से बात की जाए, क्या कुछ विशेषताएं रहेंगी इसकी? मुकुल, सबसे पहले तो एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये करीब 16 अटल आवासीय विद्यालय इनका ये प्राइम मिनिस्टर इनको इनॉग्रेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो स्कूल्स हैं ये खास तौर से जो लेबरर्स है या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जिनको एक तरह से कहिए आप इधर से उधर उनको जाना पड़ता है काम के लिए, एक शहर से दूसरे शहर, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। तो ये बात आई थी। और उसके साथ साथ जो बच्चे तापस, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, कुछ और तस्वीरें हैं अपने दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से आज जो प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा है वाराणसी का, वहां पे ना सिर्फ अटल आवासीय विद्यालय बल्कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो बच्चे हैं उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ संवाद करते हुए सबको शिक्षा उत्तम शिक्षा, इसी पर आधारित अटल आवासीय विद्यालय। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो बच्चे मौजूद थे उनके साथ संवाद भी किया, विद्यार्थियों से मन की बात की। और आपने सुना भी, बच्चों ने अलग ही एक अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे तो इन बच्चों ने उनका स्वागत किया। सबको शिक्षा उत्तम शिक्षा की प्रतिबद्धता जो है उसको दर्शाते हुए, और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि देखिए किस तरीके से जो ये छोटे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, नौनिहाल हैं, उनके साथ संवाद किया। और एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं तापस का। तापस, हमने देखा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो बच्चे मौजूद थे उनके साथ संवाद भी किया है। जी, बात यही मैं बताना चाह रहा था कि इन बच्चों से मिलना था, क्योंकि ये खास तौर से ये जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर लेबरर्स के बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है कोविड में या फिर किसी और अन्य वजह से। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए स्पेशली ये स्कूल खोला जा रहा है, खोला जाएगा। और ये बहुत अहम है, ये एक आवासीय विद्यालय यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल के हिसाब से आया है। रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, उचित खाना खा सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा, उनके रहने सहने से लेके उनके खाने पीने से लेके उनका पढ़ाई का सारा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। तो जैसे ही वो बच्चे और मानिए, और ऐसा भी नहीं कि कोई भी इसमें ये प्रॉपर एक एग्जाम होता है, उसमें पास करते हैं, उसमें एक उनका चुनाव होता है, एक पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस है। उस स्क्रीनिंग प्रोसेस से जब आते हैं तो इनको एडमिशन दिया जाता है। करीब इस वक्त हम एक स्कूल में गए थे तो करीब वहां पे 80 से 100 के करीब बच्चे थे, लेकिन इस वक्त एक स्कूल में ये 1000 की कैपेसिटी है एक स्कूल की। और करीब करीब हमें जो बताया गया कि प्रधानमंत्री 16 ऐसे अटल आवासीय विद्यालयों का इनॉग्रेशन करेंगे। और एक जो विद्यालय हमने देखा वहां पे जाके कि बहुत ही बड़े इलाके में यानी 10 से 15 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है, और वहां पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जा रही है, ऑडिटोरियम दिए जा रहे हैं, रहने की जगह दी जा रही है। और जैसे फिजिक्स लैब हो गया, केमिस्ट्री लैब है, हमने देखा बहुत सारे ऐसे लैब है, और सच में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लैब्स है। ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल टाइप का। ये वहाँ पे जो बोर्ड थे, आपको याद हो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, राइट। आज की डेट में हमने जाके देखा वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, यानी कि वहाँ पे आराम से लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, बच्चों को दूर से देखा जा सकता है, उनके बैठने की सही सुविधा की गई है, वाईफाई की वहाँ पे सुविधा प्रदान की गई है, खेलने कूदने की सुविधा वहाँ पे प्रदान की गई है। तो ये सारी चीजें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होलिस्टिक डेवलपमेंट में जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं
पढ़ाई के साथ खेल कूद, उसके साथ मानसिक विकास, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो ये सारी चीजें ये जो आवास विद्यालय हैं, ये जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इन पे तवज्जो दी जा रही है। करीब 1115 करोड़ में ये जो 16 स्कूल्स हैं अलग अलग मंडल में जो यूपी के, वहां पे तैयार किया जा रहा है। और ये मुझे लगता है ये एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट करेगा ना सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, कि इस तरीके के स्कूल, इस तरीके की शिक्षा जो है आगे बच्चों को देनी चाहिए, जिससे कि उनका सतत विकास हो, उनका पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। जी तापस, ये काफी महत्वपूर्ण, जैसा आपने कहा कि और जो उद्देश्य भी है सबको शिक्षा, उत्तम शिक्षा, इसी को ध्यान में रखते हुए जो 16 हमारे अटल आवासीय विद्यालय हैं ये बनाए गए हैं, और कोशिश यही कि आगे वाले चलकर और भी ज्यादा इनकी जो संख्या है वो हम बढ़ा सकें। बिल्कुल, इनकी संख्या बढ़ाने के ऊपर भी बहुत जोर है। इनफैक्ट 2 और अटल आवासीय विद्यालय बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। 16 के साथ साथ 2 और तैयार हो रहे हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। और एक और चीज मैं बता रहा था, हर एक स्कूल की कैपेसिटी जो है 1000 रखी गई है, और ऐसा नहीं कि 1000 रखी तो उससे 1000 से ज्यादा नहीं। इसके बाद अगर लगेगा कि और ज्यादा हो सकता है तो उसको, रेसिडेंशियल स्कूल है तो और भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि एक मॉडल तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से ये वो बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई, अपने लिए खाना, अपने लिए कपड़े पहनने उनको दिक्कत होती है। तो ये उनके माता पिता जो है वो मोस्टली लेबरर होते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो एक तरह से कहते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट काम की तलाश में निकल पड़ते। तो उन बच्चों का क्या, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ उनका ख्याल कौन रखेगा? तो ये जो एक तरह से बहुत बड़ी एक भूमिका निभाने वाला है इन लोगों के सतत विकास में, इन लोगों को एक अच्छी पढ़ाई देने में, और बहुत कुछ जो शायद अलग से नहीं हो पाता। एक नवोदय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है उसी को लेके उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया है इसको। जी बिल्कुल, और तपस खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जो विद्यार्थी हैं उनके साथ संवाद की कोई पहली बार नहीं है प्रधानमंत्री का। इससे पहले हमने देखा था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ भी प्रधानमंत्री ने बच्चों से बात की थी, और यहाँ भी ना सिर्फ जो बच्चे हैं वो खुश नजर आए, बल्कि उनसे बातचीत करके प्रधानमंत्री भी काफी प्रसन्न मुद्रा में थे। बिल्कुल, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब बाबा देखिए, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो ये बच्चे हैं, और ये बच्चे ही हैं। आप उनको किस तरीके से मोल्ड करते हैं, किस तरीके से उनको आगे लेके जाते हैं, उनको क्या शिक्षा मिलती है, वही आगे चल के कोई IAS बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई कुछ वैज्ञानिक बनेगा। तो ये तब वही बच्चे होंगे। तो बहुत बड़ी इन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये एक साथ सबको लेके चलने की एक मुहिम है। किसी को भी पीछे छोड़ना नहीं है, सबको आगे लेके जाना है। सबका साथ, सबका विकास जो है वो इसी से होगा, और ये बहुत अहम हो जाता है। देखिए, किसी ने इससे पहले नहीं सोचा होगा कि क्या जो बच्चे हैं जिनके बारे में किसी ने इससे पहले सोचा था कि जो लेबर क्लास है उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब इस पे बातचीत चल रही है। इसको, ये जो स्कूल्स इनको बनाया गया इसी वजह से कि ये जो बच्चे हैं वो आए, इनको उत्तम शिक्षा, उत्तम खाना, खेल कूद, इन सब में इनको आगे लेके जाया जाए। और देखिए, सिर्फ लेबरर और कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं, उन बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया कोविड के दौरान। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कोविड के दौरान उनके माँ बाप चल बसे। उन बच्चों का क्या? तो एक रेसिडेंशियल जगह पे आपका रहना भी मिलेगा, आपको उच्च शिक्षा भी मिलेगी, और आपको बाकी चीजों की भी, जो एक समस्या होती है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, तो ये जो बेसिक नीड है वो आपका सरकार पूरा वहन कर लेगा। तो जैसे मैं पहले भी कहा कि एक मॉडल तैयार किया जा रहा है, और ये जो मॉडल है रेसिडेंशियल स्कूल का, देखिए प्राइवेट स्कूल्स में तो होता है लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। वो इतने महंगे होते हैं कि बहुत ज्यादा अगर पैसे वाले नहीं है तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तरीके के मॉडल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप समझिए कि कितने बच्चों को इससे फायदा मिलेगा जिनके पास रहने, खाने और की कोई सुविधाएं नहीं है। जी बिल्कुल, और खासतौर से तपस जो बच्चों का मनोबल है वो भी काफ़ी इससे बढ़ेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो कई ऐसे निजी स्कूल हैं जो कि इस तरह की सुविधाएं देते थे, लेकिन अब जो हमारे अटल आवासीय विद्यालय हैं उनमें तमाम ये आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, और इसके जरिए बच्चों का और बेहतर ढंग से विकास हो सकेगा।
अटल आवास योजना से जैसे आपने सही कहा कि इससे इनको बहुत बेहतर उनका विकास होगा, क्योंकि आप देखिए एक एक जो लैब हम खुद एक एक लैब में गए, फिजिक्स लैब की बात करिए, एस्ट्रोनॉमी लैब की बात करिए, वहां पे चंद्रयान के बारे में उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस तरीके से। तो लोगों देखिए बच्चों को क्या, बच्चों में उत्सुकता आनी बहुत जरूरी है, क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब वो उनमें उत्सुकता होती है कि देखिए यहाँ पे आके फिजिक्स लैब में ये इक्विपमेंट है, इससे ये हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी लैब से हम ये चीजें सीख सकते हैं, तो उनमें अपने आप एक उत्सुकता बढ़ेगी, जागरूक होगी और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यही स्कूल एजुकेशन जो होता है वो इसका ही बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनमें ये उत्सुकता जगाए, उनमें एक अच्छा नागरिक बनने की जो इम्पोर्टेंस है वो उनको समझाए। तो ये आप समझिए कि एक छोटे बच्चे को एक तरह से अच्छा नागरिक बनने की जो दिशा में जो कदम है वो लेके जा रहे हैं। जी, साथ ही तपस, क्योंकि आपने दौरा भी किया इन अटल आवासीय विद्यालयों का, जो बच्चे हैं, क्योंकि अब तो तस्वीर हम देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके साथ संवाद किया, लेकिन उनके आने से पहले किस तरह की उत्सुकता थी बच्चों में यहाँ पे कि आज वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे? जी बहुत बहुत ज्यादा उत्सुकता, क्योंकि देखिए वो पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत हद तक उनके ये पढ़ाई, उनकी जिंदगी में ये जो नया मोड़ आया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस में है। बनारस में जिस तरीके से वहां पे लोगों ने उनका जोरदार जोश के साथ स्वागत किया, क्रिकेट स्टेडियम का जो शिलान्यास किया गया उसमें भी हमने देखा। उसके बाद अभी बच्चे जो आए उनसे मिले प्रधानमंत्री, तो भी हमने देखा कि कितना जोश है, कितना एक आनंद था उनसे मिलने के लिए। और आप ये किसी से भी बनारस में पूछ लीजिए, बनारस का जो काया पलट हुआ है, जिस तरीके से चेंज हुआ है बनारस के पूरे उसमें, वो पिछले 8-9 साल में, और सब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के MP होने के बाद, यहाँ पे सांसद होने के बाद ही इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो बहुत हद तक ये जो पूरा डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं पिछले 8-9 सालों में, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, वो इसी कड़ी में एक अटल आवासीय योजना, इसी कड़ी में एक और एक बिंदु है। और एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि ये जो मॉडल स्कूल्स है, ये जो इस तरीके के स्कूल्स हैं, इनको दूसरे शहरों में भी, दूसरे स्टेट्स में भी अपनाया जाए और यूपी में भी इसको बहुत बड़े पैमाने पे लेकर। अभी इस वक्त इस तरीके के एक स्कूल एक मंडल में किए जा रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो शायद और भी स्कूल्स मंडल्स में, और भी जो इलाके डिस्ट्रिक्ट में, उनमें और भी स्कूल्स आ सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें भी हम इस तरह के जो स्कूल हैं ये ज़ाहिर तौर पे नज़र आएंगे। और तपस कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि जो बनारस की अगर बात की जाए, वाराणसी की अगर बात की जाए, तो एक पूरी तरीके से काया पलट जो है वो नज़र आता है। और उसी वजह से न सिर्फ विकास उसका एक कारण, बल्कि जो वहाँ के लोग हैं उनमें भी एक अलग स्नेह है प्रधानमंत्री के लिए, जिसकी वानगी हमने देखी जब रोड शो के दौरान जिस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा था। जी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से लोगों में उत्सुकता है, प्यार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो सच में देखने को बनता है। हम देख रहे थे लाखों लाख लोग स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर खचाखच भरा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। ये दर्शाता, देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, एक एक लोग करीब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर साइकिल चल के आए हैं, कुछ लोग किसी से लिफ्ट लेके आए हैं, बसों में आए हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। हमें एक ऐसी महिला, जी बिल्कुल, हर हर महादेव। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। काशी की इस पावन धरा पर शिक्षा और संस्कृति के संवर्धन के लिए आयोजित इस समारोह में हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं और अपने प्रणाम उनके चरणों में समर्पित करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, क्योंकि आज 1115 करोड़ की लागत से 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण होना है और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेताओं को पुरस्कार दिया जाना है और इसी के साथ उस महोत्सव का समापन भी होना है। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी हृदय से स्वागत करते हैं तालियों के प्रणाम के साथ।
और मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करते हैं। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की ओर से ये अंग वस्त्र और साथ ही अटल आवासीय विद्यालय की ओर से ये स्मृति चिन्ह जो शिक्षा, संस्कार, विकास और दिव्यता का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश को कीर्तिमानों के शिखर पर ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से सभी का स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नए भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने, भारत की 140 करोड़ की आबादी की आशा और आकांक्षाओं को एक नई उड़ान देने के साथ ही दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात अविनाशी काशी को आपने जो एक नई पहचान दी है, आज आपका अपनी इस काशी में मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जब भी काशी में आते हैं या तो कुछ न कुछ देश के अंदर नया कुछ दे करके आते हैं, और इस बार आपका विजिट अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। चंद्रयान की सफलतम और अभूतपूर्व सफलता के बाद दुनिया के G20 समूह, यानी जो दुनिया का नेतृत्व करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को वैश्विक मंच पर जिस सफलता से भारत की शक्ति और सामर्थ्य को दुनिया के नेताओं ने देखा है, वह नए भारत का दर्शन 140 करोड़ लोगों को कराता है। अब सूर्य भी हम सब के लिए बहुत आसान और उनके रहस्यों को जानने का एक माध्यम बनेगा। आदित्य-1 का L1 का सफल प्रक्षेपण और संसद के इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना भारत की मातृशक्ति की सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। सचमुच पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक नई ताकत के रूप में भरते हुए भारत को दुनिया ने देखा है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में यह सब कार्य हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हर भारतवासी देख रहा है, आपके नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। समाज के हर तबके के विकास के लिए जो कार्य योजना आपने बनाई, उसको प्रभावी ढंग से कैसे लागू करना है, यह आपके नेतृत्व क्षमता से हम सब सीखते हैं, पूरा देश सीखता है, एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है। अभिनव योजनाओं को बनाना
और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना, यह एक अद्भुत कला और अद्भुत नेतृत्व क्षमता आपकी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और आज इस चौथे कार्यक्रम में, यानी आपने देखा होगा 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने लैंडिंग की, उसके बाद दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित करने के बाद फिर दिल्ली से काशी में आए। काशी में आने के बाद पहले कजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाए जाने वाला उत्तर प्रदेश में पहले स्टेडियम है। काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहनों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर अभिनंदन का एक कार्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित था। उस कार्यक्रम में आपने भागीदारी की। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए राष्ट्र निर्माता बनने का जिन्हें गौरव मिलना चाहिए था आजादी के बाद, उन श्रमिकों के बच्चों को आपकी प्रेरणा से अटल आवासीय विद्यालय की जो सौगात आपने उपलब्ध करवाई है, उन बच्चों के साथ संवाद। और अब उन विद्यालयों के लोकार्पण के साथ ही संस्कृति कर्मियों का सम्मान। एक सांसद के रूप में भी एक जागरूक जनप्रतिनिधि को कैसे कार्य करना है, कभी सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का, कभी संस्कृति कर्मियों के लिए सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव, यह अपने आप में एक अभिनव पहल है। और इस अभिनव पहल के साथ काशी में संगीत की अलग अलग विधाओं ने जन्म लिया, लेकिन एक साथ किसी सांसद ने, किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक इन सांस्कृतिक कर्मियों को पुचकारा हो, उनके साथ संवाद बनाया हो, उनको एक मंच दिया हो, यह अद्भुत भी पहली बार देखने को मिला है। लगभग 40,000 से अधिक कलाकारों ने इन सभी कार्यक्रमों में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और जनपद स्तर पर इन पूरे कार्यक्रमों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भाग लिया, जिसमें गायन भी था, वादन भी था, नृत्य भी था और नाट्य श्रृंखलाएं भी थी। अद्भुत कार्यक्रम था। लोक गाथाओं के साथ जोड़ने, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास। कलाकारों को एक नया मंच आपने प्रदान किया है। इन सभी कलाकारों की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने परंपरा और संस्कृति को क्षुण्ण कैसे बनाए रखना है, यह उस पर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और मैं इस अवसर पर 18 अटल आवासीय विद्यालय जो प्रदेश के अंदर पहला सत्र उनका प्रारंभ हो चुका है, उनमें से 16 तो बनकर के पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अगले 2 महीने के अंदर और पूरे तैयार हो जाएंगे, तो 18 अटल आवासीय विद्यालयों में पहला सत्र प्रारंभ हुआ है। मुझे याद है जब बीओसी बोर्ड के रूप में आपने मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया, और तब आपसे जब मैं मिलने के लिए गया था तो आपने कहा श्रमिकों के लिए क्या कार्य हो रहा है। और उस समय बीओसी बोर्ड के से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए इस प्रकार की एक परिकल्पना को साकार करने के लिए आपने आदेश दिया था, वह मूर्त रूप लिया है। और हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि श्रमिकों के बच्चे, कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हुए थे, अपने अभिभावकों को जिन्होंने खोया था, ऐसे बच्चों को पहले सत्र में ऐसे 1400 बच्चों को प्रवेश इन अटल आवासीय विद्यालयों में दिया गया है, जो सभी 18 विद्यालयों में पहले सत्र में लेंगे।
इसमें बालक और बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स पर जो आपका ध्यान है, स्पोर्ट्स पर भी, स्किल डेवलपमेंट पर भी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वहां के करिकुलम को आगे बढ़ाने के लिए भी इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। शिक्षकों का और सभी प्रकार का जो भी फैकल्टी वहां पर, उनका प्रशिक्षण का एक विशेष कार्यक्रम लखनऊ में पहले ही संपन्न हो चुका है। और यह सत्र आपके उद्घाटन के साथ ही ये सभी विद्यालय कल से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके अपने नए सत्र के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। और यह एक अभिनव सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के माध्यम बनेंगे। आज आपने अपने बहुमूल्य समय से इन सभी कार्यक्रमों में आकर के, उत्तर प्रदेश में काशी में आकर के, अविनाशी काशी में आकर के आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। सभी पढ़ें, आगे बढ़ें, श्रद्धेय अटल जी के स्वप्न को साकार कर रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से उसके बारे में जानकारी दी, अब समय है लोकार्पण का। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण करने की कृपा करें। सोलह अटल आवासीय विद्यालय 1115 करोड़ की लागत से बने, आज भेंट कर दिए गए, जिससे वंचित श्रमिकों के बच्चे और निराश्रित बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें निःशुल्क। आर्थिक विपन्नता किसी रूप में उनके मार्ग में बाधा न बने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अटल आवासीय विद्यालय कैसे होंगे और किस तरह से कार्य करेंगे, इसी के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं। विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है और शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। इसी मंत्र के अनुरूप परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। एक शहर से दूसरे शहर का रुख करने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, उनका स्कूल जाना न छूटे, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए तैयार हैं अटल आवासीय विद्यालय। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी कर्मयोगी सरकार ने स्वयं उठाई है। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के साथ ही उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में 1,000 विद्यार्थी कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। विद्यालयों में प्रवेश पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर होंगे। स्मार्ट क्लास, शारीरिक और तकनीकी शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। बच्चों को अत्याधुनिक हॉस्टल एवं पोषण युक्त भोजन की सुविधा मिलेगी। अटल आवासीय विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ निराश्रित और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य से आच्छादित बच्चे भी शिक्षित होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। अटल आवासीय विद्यालयों में एक ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समावेश और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को पाठ्यक्रम में प्राथमिकता पर शामिल किया गया है, तो वहीं व्यावसायिक, पर्यावरण, कौशल विकास, प्रायोगिक और सामाजिक शिक्षा को भी वरीयता दी गई है। ये सीबीएसई के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे।
जिसमें लॉजिंग, फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और बीओसी बोर्ड उठाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा रहा है। इन विद्यालयों का बेहतर संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत गठित अटल आवासीय विद्यालय समिति करेगी, जिसके लिए 2250 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। मेरा नाम अनिकेत गंगवार है। मेरे पिताजी मजदूर हैं। मैंने मेरे परिवार में कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतने बड़े स्कूल में आने को मिलेगा, इतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अटल आवासीय विद्यालय निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं निराश्रित बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य संवारने में उपयोगी भूमिका निभाएंगे। उज्जवल भविष्य का आधार, डबल इंजन की सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे, और हमेशा खेल प्रतिभाओं और खेलों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। और इसी क्रम में आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया है। जैसे उनकी प्रेरणा से काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन आज संपन्न हो रहा है, उनकी उसी प्रेरणा से आगामी 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र के नगर एवं 3 विकास खंडों के लोग भाग लेंगे। 5 आयु वर्ग श्रेणी में ये प्रतियोगिताएं होंगी और 27 प्रकार के खेल होंगे। आज उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसके पोर्टल, QR कोड और वेबसाइट का शुभारंभ किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के पोर्टल, QR कोड और वेबसाइट का शुभारंभ बटन दबाकर करने की कृपा करें। 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। हमें पूरा विश्वास है कि जिस उत्साह से आपने सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया, उतने ही उत्साह से आप सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को भी भव्य बनाएंगे। और अब बारी है काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत प्रथम स्थान पाने वाले विजेताओं को पुरस्कृत करने की। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव ने उन प्रतिभाओं को भी एक मंच दिया जो वर्षों से भूल चुके थे, क्योंकि 10 से लेकर 40 वर्ष तक के अधिक के कलाकारों ने इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संगीत की तीनों विधाओं में गायन, वादन, नृत्य और नाट्य अभिनय के माध्यम से। सबसे पहले एकल समूह के विजेता, एकल वर्ग के विजेता सामने आएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन्हें प्रमाण पत्र और मेडल देकर पुरस्कृत करें। एकल श्रेणी में सबसे पहले श्री कृष्णा मिश्रा, 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में सितार वादन के माध्यम से आपने प्रथम पुरस्कार पाया। बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी संगीत की रही है। तालियों का आशीर्वाद। अगली विजेता सुश्री महामाया पांडे, 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में ध्रुपद गायन किया आपने गायन विधा में और प्रथम स्थान प्राप्त किया। और आप वास्तव में इस सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को बहुत ही सम्मान देती हैं और इसे एक अभिनव प्रयास मानती हैं। तीसरी विजेता सुश्री पूजा भट्टाचार्य, 19 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की श्रेणी में आपने शास्त्रीय गायन में ध्रुपद का प्रदर्शन किया और पुरस्कृत हो रही हैं। विधिवत शिक्षा ली है आपने शास्त्रीय गायन की और आज पुरस्कार द्वारा और आगे जाने की ललक के साथ सम्मानित किया जा रहा है। अगली विजेता सुश्री तनु यादव, 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में वादन विधा का आपने प्रदर्शन किया और स्वर वादन में
प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। बनारस घराने के स्वर वादन से आप जुड़ी हैं, विरासत में मिला है आपको ये प्रतिभा। अगले विजेता श्री सुभाष चंद्र वर्मा जी, 40 से अधिक आयु वर्ग के श्रेणी में। आप मूलतः किसान हैं और वादन विधा में, ढोलक वादन में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अन्नदाता भी हैं और संगीत से जुड़े भी। अगली विजेता सुश्री निवेदिता पांडे, 19 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में नृत्य विधा में भरतनाट्यम प्रस्तुत करके पुरस्कार लिया। 8 वर्ष से भरतनाट्यम आप सीख रही हैं और इसके बाद समूह वर्ग के पुरस्कार दिए जाएंगे ट्रॉफी के माध्यम से। सबसे पहले समूह वर्ग में श्रुति विश्वकर्मा एवं वैष्णवी सिंह 10 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग में गायन विधा में उपशास्त्रीय गायन किया। इस समूह ने प्रथम पुरस्कार की ट्रॉफी, पूरा समूह आ रहा है। और उसके बाद ब्रजभान मरावी समूह 40 से अधिक वर्ष की आयु वर्ग में नृत्य विधा में जनजातीय नृत्य, कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया और इसमें पुरस्कृत हो रहे हैं। और उसके बाद शांभवी टंडन समूह नुक्कड़ नाटक 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में। सभी समूह हैं। और इसके बाद जीवन ज्योति स्कूल समूह 10 से 18 वर्ष की आयु का नृत्य विधा में प्रदर्शन किया, भरतनाट्यम के द्वारा पुरस्कृत। जोरदार तालियां होनी चाहिए। शांभवी टंडन समूह के लोग पुरस्कृत हो रहे हैं। और अब जीवन ज्योति से समूह के लोग भरतनाट्यम के माध्यम से 10 से 18 वर्ष की आयु। वास्तव में इस महोत्सव ने बनारस की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद और प्रोत्साहन निश्चित रूप से इन्हें आगे बढ़ने में प्रेरणा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत की सामूहिक चेतना को जगाकर उसे नए संकल्पों, सपनों और समाधानों के साथ राष्ट्र हित से जोड़ने की प्रेरणा दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। विश्व मित्र के रूप में भारत की नई पहचान गढ़ने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें, आपकी तालियों के प्रणाम के साथ। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के सभी प्रतिभागी साथियों और रुद्राक्ष सेंटर में उपस्थित मेरे प्यारे काशीवासियों, बाबा के आशीर्वाद से काशी का सम्मान आज नीत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। G20 समिट के जरिए भारत ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है, लेकिन उसमें काशी की चर्चा विशेष है। काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी का संगीत। G20 के लिए जो जो मेहमान काशी आया वो इसे अपनी यादों में समेटते हुए साथ लेकर के गया है। मैं मानता हूं कि G20 की अद्भुत सफलता महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। साथियों, बाबा की कृपा से काशी अब विकास के ऐसे आयाम गढ़ रही है जो अभूतपूर्व है। आपको भी लगता है ना? आप बोलेंगे तो पता चलेगा। मैं जो कह रहा हूं आपको सच लग रहा है? आप बदलाव देख रहे हैं? काशी चमक रही है? दुनिया में काशी का नाम बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, आज ही मैंने बनारस के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। और अभी अभी मुझे यूपी के 16 अटल आवासीय विद्यालयों के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मैं इन सभी उपलब्धियों के लिए काशी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। मेरे श्रमिक परिवारों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, 2014 में जब मैं यहां आया था तो मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का, वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। दिल्ली में व्यस्तता के बीच भी मैं काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के जो आपका कार्यक्रम चला और मैंने तो देखा, बहुत व्यापक रूप से लोगों ने हिस्सा लिया। तो मैं कभी रात को देर से पहुंचता था तो भी 2, 5, 10 मिनट निकाल के वीडियो देख लेता था क्या चल रहा है। और मैंने देखा बड़ी प्रभावित करने वाली आपकी प्रस्तुतियां थी। अद्भुत संगीत,
अद्भुत प्रस्तुति। मुझे गर्व है कि सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए मुझे इस क्षेत्र की, इस धरती की इतनी सारी प्रतिभाओं से सीधा जुड़ने का अवसर मिल गया। और अभी तो इस आयोजन का ये पहला साल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें करीब 40,000 लोगों ने, कलाकारों ने हिस्सा लिया और लाखों दर्शक प्रत्यक्ष रूप में इसका आनंद लेने के लिए आए। मुझे विश्वास है बनारस के लोगों के प्रयास से आने वाले वर्षों में यह सांस्कृतिक महोत्सव अपने आप में काशी की एक अलग पहचान बनने वाला है। इसका सामर्थ्य इतना बढ़ने वाला है, हर कोई लिखेगा कि मैं उस स्पर्धा में मैंने हिस्सा लिया था, मैंने उस स्पर्धा में इनाम पाया था। और दुनिया भी पूछेगी अच्छा उसमें आप नंबर लाए थे, तो आ जाइए, आपके इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, ये होने वाला है। ये देश दुनिया के पर्यटकों के लिए, ये हमारा काशी आकर्षण का एक नया केंद्र भी बनेगा, ये मान के चलिए। मेरे परिवारजनों, काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम है, आप उनको अलग कर ही नहीं सकते। और काशी को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। और काशी की तो गली गली में गीत गूंजते हैं, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये नटराज की अपनी नगरी है। और सारी नृत्य कलाएं नटराज के तांडव से ही प्रकट हुई है। सारे स्वर महादेव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। सारी विधाओं ने बाबा के विचारों से जन्म लिया है। इन्हीं कलाओं और विधाओं को भरत मुनि जैसे आदि आचार्यों ने व्यवस्थित और विकसित किया। और काशी मतलब 7 वार 9 त्योहार, ये 7 वार और 9 त्योहार वाली मेरी काशी में कोई भी उत्सव गीत संगीत के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। चाहे घर की बैठकी हो या बजड़े पर बुढ़वा मंगल, भरत मिलाप हो या नाग नथैया, संकट मोचन का संगीत समारोह हो या देव दीपावली पर यहां सब कुछ सुरों में समाया हुआ है। साथियों, काशी में शास्त्रीय संगीत की जितनी गौरवशाली परंपरा है, उतने ही अद्भुत यहां के लोकगीत भी है। यहां तबला भी है, यहां शहनाई और सितार भी है, यहां सारंगी के सुर भी है,
और यहां वीणा का वादन भी है। ख्याल, ठुमरी, दादरा, चेती और कजरी जैसी कितनी ही विधाओं को बनारस ने सदियों से सहेज कर रखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों ने, गुरु शिष्य परंपराओं ने भारत की इस मधुर आत्मा को जीवित बनाए रखा। बनारस का तेलिया घराना, पियरी घराना, रामापुरा कबीर चौरा मोहल्ले के संगीतज्ञ, ये विरासत अपने आप में कितनी समृद्ध रही है। बनारस के ऐसे कितने ही कलाकार हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। मैं सबके नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद कितने दिन निकल जाए। कितने ही विश्व प्रसिद्ध नाम यहां अभी हमारे सामने उपस्थित है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बनारस के ऐसे कई सांस्कृतिक आचार्यों से मिलने का, उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला है। साथियों, आज यहां काशी सांसद खेल प्रतियोगिता के पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। सांसद खेल प्रतियोगिता हो, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हो, काशी में नई परंपराओं की ये तो शुरुआत है। अब यहां काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कोशिश यही है कि काशी के इतिहास, यहां की समृद्ध विरासत, यहां के त्योहार, यहां के खान पान के प्रति जागरूकता और बढ़े। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता भी बनारस के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। साथियों, काशी के बारे में सबसे ज्यादा काशी के ही लोग जानते हैं और यहां का हर व्यक्ति, हर परिवार वो सच्चे अर्थ में काशी का ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि सभी लोग काशी के बारे में अपनी जानकारी को अच्छी तरह बता पाएं। और इसलिए शायद देश में पहली बार मेरे मन में एक इच्छा है, यहां शुरू करूं। आप सबका साथ मिलेगा? आपको पता तो है नहीं मैं क्या कहने वाला हूं, फिर भी हाँ कह दिया। देखिए, कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है, यात्रा धाम होता है, तो आज के युग में उत्तम से उत्तम गाइड बहुत आवश्यक होते हैं। और गाइड प्रतिभावान हो, जानकारियों के संबंध में परफेक्ट हो, गोलमोल नहीं, ये 200 साल है, दूसरा बोलेगा 250 साल पुराना है, तीसरा बोलेगा 300 साल पुराना है, ऐसा नहीं। वो 240 बोलेगा मतलब 240। ये ताकत काशी में होनी चाहिए। और आजकल टूरिस्ट गाइड ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार बन रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो सब चीजें समझना चाहता है और टूरिस्ट को, गाइड को पैसे भी देना चाहता है। और इसलिए मेरी एक इच्छा है और मैं कोशिश कर रहा हूं, शुरू करेंगे।
अब यहां काशी सांसद टूरिस्ट गाइड उसकी कंपटीशन भी आयोजित की जाएगी। आप गाइड बनकर के आइए, लोगों को समझाइए एक एक जगह का विषय में और इनाम पाइए। उसके कारण लोगों को पता चलेगा कि इस शहर में गाइड का एक कल्चर बन रहा है। और मुझे ये काम इसलिए करना है कि मैं चाहता हूं मेरी काशी का दुनिया में डंका बजना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई कहीं गाइड की बात करे तो काशी के गाइड्स का नाम सबसे सम्मान से लिया जाए। मैं सभी काशीवासियों से अपील करना चाहूंगा कि आप अभी से तैयारी करिए और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। मेरे परिवारजनों, हमारा बनारस सदियों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। बनारस की शैक्षणिक सफलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव। देश और दुनिया के कोने कोने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं। आज भी दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्कृत सीखने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं। आज हमने इसी भावना को केंद्र में रखकर यहां से अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया है। आज जिन अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे श्रमिक, हमारे यहां मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है। और इससे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, आधुनिकतम शिक्षा मिलेगी। जिन लोगों की कोरोना में दुखद मृत्यु हो गई उनके बच्चों को भी इन आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन स्कूलों में कोर्स के साथ साथ संगीत, कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स के लिए भी शिक्षक होंगे। यानी गरीब के बच्चे भी अब अच्छी से अच्छी पढ़ाई का, सर्वांगीण शिक्षा का सपना पूरा कर पाएंगे। और केंद्र सरकार की ओर से हमने इसी तरह जनजातीय समाज के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय स्कूल बनाए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए हमने शिक्षा व्यवस्था की पुरानी सोच को भी बदला है। अब हमारे स्कूल्स आधुनिक बन रहे हैं, क्लासेस स्मार्ट हो रही हैं। भारत सरकार ने देश के हजारों स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए पीएम श्री अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश के हजारों स्कूलों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। साथियों, काशी में सांसद के तौर पर जो भी नए कार्यक्रम शुरू हुए हो रहे हैं उन सभी में मुझे आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये जो अटल आवासीय विद्यालय है ना, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो
कभी ये गांव दूसरे गांव ऐसा काम करते हैं तो उन बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, और उसके लिए एक बजट रखा जाता है, उसमें से उनके बच्चों की चिंता करने का विषय। आप देखिए कि तत्कालीन राजनीतिक लाभ लेने का जिनका इरादा नहीं होता है, स्वार्थ भाव नहीं होता है, वो कैसे काम करते हैं, और जिनके दिल दिमाग में सिर्फ चुनाव ही भरा रहता है, कैसे भी करके वोट बटोरने की खेल खेलने की आदत रहती है, वो ऐसे पैसों के कैसा बर्बाद करते हैं। आप हिंदुस्तान में जानकारी लेंगे तो पता चलेगा। ये पैसे सभी राज्यों के पास है और भारत सरकार ने पूरी की पूरी उनको छूट दे के रखी है, लेकिन ज्यादातर राज्य वोट मिलने वाले कामों के लिए उन पैसों को खपा रहे हैं, जबकि योगी जी ने, और मेरी बात तो बहुत पहले हुई थी लेकिन उन्होंने मन में रखा, और आज और ये बच्चे इतने तैयार होंगे ना, उस परिवार को फिर मजदूरी करने की नौबत ही नहीं रहेगी। अभी मैं ये अटल आवासीय विद्यालय के कुछ बच्चों को मिल के आया। श्रमिक परिवार के बच्चे थे, पक्का घर भी कभी देखा नहीं था, लेकिन इतने कम समय में जो आत्मविश्वास मैंने उनका देखा, मैं उनके सभी टीचर्स को भी बधाई देता हूं। जिस आत्मविश्वास से बातें कर रहे थे और प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से वो ड्रिल कर रहे थे, ऐसे सवाल पूछ रहे थे। अब मैं भी तो कोई सिलेबस पढ़ के आया नहीं था, मुझे दिख रहा था कि इन बच्चों में स्पार्क है, सामर्थ्य है, और मैं पक्का मानता हूं दोस्तों, 10 साल के भीतर भीतर देखना, इस स्कूलों में से उत्तर प्रदेश की, काशी की आन बान शान निखरने वाली है। मेरे प्यारे काशीवासियों, मुझ पर आपके आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन ने हम सबको एक नई ऊर्जा दी है, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि सभागार में जाकर अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे मंच को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अनुकूल तैयार किया जा सके। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं, व्यवस्था को बनाए रखें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सब के साथ अभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी देखेंगे। सबसे पहले काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, कैसे 1 सितंबर से चली ये यात्रा किस रूप में यहाँ जाकर संपन्न होती है। ये छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से देश के गौरवशाली अतीत की सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने एवं उसके प्रति जन सामान्य में गौरव की अनुभूति कराने के उद्देश्य से सांस्कृतिक गतिविधियों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर आयोजित कर सबकी सहभागिता हेतु प्रेरित करना आवश्यक है। संपूर्ण विश्व को ज्ञान और चेतना का प्रकाश देने वाली भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी। काशी से एक और अभिनव अभियान का श्री गणेश हुआ है, जिसका नाम है काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव। इस अनूठे कार्यक्रम को जन जन तक ले जाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई। वेबसाइट, लोगो एवं QR कोड डिजाइन करते हुए उनके द्वारा पंजीकरण इस महोत्सव का एक खास पहलू रहा। विद्यालयों में अभ्यास कक्षाएं आयोजित कर इच्छुक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि महोत्सव के प्रतियोगी वर्ग में 51,000 ऑनलाइन और 7,500 ऑफलाइन पंजीकरण हुए। अंततः 37,010 प्रतिभागियों ने इस महोत्सव में भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्र के 3 विकास खंड काशी विद्यापीठ, आराजी लाइन एवं सेवापुरी में 1 से 5 सितंबर के मध्य न्याय पंचायत स्तर पर 41 स्थानों पर प्रतियोगिताएं हुई। इनके विजेताओं के लिए इन 3 विकास खंडों में विकास खंड स्तर की प्रतियोगिताएं 7 से 12 सितंबर तक आयोजित की गयी। प्रतिभागियों को किसी सहायता की कमी महसूस न हो, इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले वाद्य यंत्रों, संगतकारों एवं ध्वनि यंत्रों की पूर्ण व्यवस्था कार्यक्रम स्थलों पर की गई। शहरी क्षेत्र में जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं को 5 जोन में 20 स्थलों पर आयोजित किया गया। विकास खंड, जोनल एवं विश्वविद्यालय स्तर के विजेताओं की निर्णायक स्पर्धा 17 से 20 सितंबर तक शहर के 5 स्थानों पर हुई। ये सभी प्रतियोगिताएं 4 आयु वर्ग 10 से 18 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, 40 वर्ष से अधिक व विश्वविद्यालय वर्ग में आयोजित हुई। इस महोत्सव में ग्रामीण क्षेत्र में 12,096 और शहरी क्षेत्र में 24,291 तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 623 लोगों ने प्रतिभाग किया। न सिर्फ काशी अपितु पूरे भारत में ये पहला ऐसा अवसर है जब किसी एक महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों की संख्या हजारों में पहुंची है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अनूठे आयोजन से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के अंतर्गत जन जन जुड़ा। कार्यक्रम को समग्र बनाते हुए दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, जनजाति और पर्वतीय समुदाय ने भी महोत्सव में प्रतिभाग किया। ये हमारे किन्नर समाज भी बहुत खुश हैं कि ऐसा मंच उनको मिला और इस मंच से जो बधाई गीत होती है, जो आशीर्वाद गीत होती है, वो गाने का हम लोगों को अवसर मिला। हम चाहते हैं कि इसी तरह का मंच मिलता रहे और ये मंच ऐसे ही चलता रहे। विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं के साथ साथ गैर प्रतियोगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इनमें शहर के अलग अलग मोहल्लों के गुजराती, मारवाड़ी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगीय क्षेत्रीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों व व्यापारिक संगठनों के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए तथा 80 घाट पर संध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर में शास्त्रार्थ व भजन संध्या के आयोजन इन दिनों में हुए। इस महोत्सव के 20 दिनों में बतौर दर्शक लगभग 1,75,000 लोग सम्मिलित हुए, जो अपने आप में कीर्तिमान तुल्य है। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के नाम से हुई इस शुरुआत ने वाराणसी क्षेत्र में संगीत की प्रचलित विधाओं को तो नवोत्कर्ष दिया ही है, लुप्त प्राय हो रही जनजाति विधाओं को भी प्रोत्साहन दिया है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में मांगलिक अवसरों पर घर की देहरी के भीतर गाए जाने वाले मंगल गान, खेत खलिहानों में गाए जाने वाले गीत पहली बार मंच से मुखरित हुए, जो इस महोत्सव की एक बड़ी उपलब्धि रही है। महोत्सव की एक और विशिष्टता ये भी रही कि इसमें विद्यार्थी वर्ग के अलावा 40 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला, जिनमें से कुछ प्रतिभागियों ने तो वर्षों बाद संगीत को छुआ। प्रथम बार काशी में जन सामान्य हेतु इस तरह का प्रयास हुआ कि उन्हें एक सुनियोजित अवसर और मंच प्रदान किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर छुपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने से वंचित न रह सके। इस महोत्सव में शास्त्रीय संगीत की स्पर्धाएं ख्याल, ध्रुपद, धमार और अभंग गायकी के रंगों से सराबोर रही। वहीं उप शास्त्रीय गायन में जयती, कजरी, ठुमरी, दादरा के भाव मुखर हुए, तो लोकगीत में होरी, बरमासा, चैमासा और पारंपरिक पचरा के गायन ने श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ी।
तंत्रवाद में सितार और वीणा मुखरित हुई तो तालवाद के अंतर्गत तबला, ढोलक, पखावज पर उत्तर और दक्षिण भारतीय बोल सुनाई पड़े। लोक वाद्य की स्पर्धा में नगाड़ा, बांसुरी और इकतारा का कर्णप्रिय वादन सुनने को मिला। शास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिताओं में कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी का जोर सबसे अधिक रहा। लोक नृत्यों में घूमर, गणगौर, झूलन, नौटंकी की प्रधानता देखने को मिली। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, दहेज उन्मूलन जैसे विषयों पर रंग कर्मियों ने जन जागरण किया। सभी कार्यक्रम स्थलों को रचनात्मक तरीके से रंगोली, पुष्प सज्जा, होर्डिंग स्टैंडेज व विभिन्न माध्यमों से समारोह की तर्ज पर सजाया गया। मोबाइल युग के अनुसार हर कार्यक्रम स्थल पर प्रतिभागियों के आकर्षण हेतु सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। प्रतियोगिताओं में 17 विधाओं में एकल तथा समूह के अलग अलग आयु वर्गों के प्रतिभागी विजेता घोषित किए गए। सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतिभाग प्रमाण पत्र प्रथम दिवस के प्रदर्शन के पश्चात ही प्रदान कर दिए गए, जबकि सभी स्तर के विजेताओं के लिए विजेता प्रमाण पत्र, मेडल एवं ट्रॉफी वितरित की जा रही है। विभिन्न स्पर्धाओं के जनपद स्तरीय आयोजन के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए स्वयं कला के मर्मज्ञ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है, जो प्रत्येक प्रतिभागी के लिए गौरव का विषय है। पुरातन काशी को संपूर्ण विश्व में नूतन पहचान दिलाने वाले हमारे सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आरंभ हुए इस सांस्कृतिक अनुष्ठान के अंतर्गत सभी आयु वर्ग के प्रतिभावानों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला है तथा संस्कृति के प्रति जन सामान्य में श्रद्धा बढ़ी है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक नवांकुर के रूप में जन्म लेने वाला ये काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव आगामी वर्षों में और भी विराट, व्यापक और भव्य स्वरूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल होगा। मैं काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभारी प्रकट करूंगा। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि इस समारोह के कारण ही हम बच्चों को अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिल पाता है। मैं बहुत ही आभारी हूँ मोदी जी की कि उन्होंने काशी का सांसद होते हुए एक ऐसा आयोजन किया है जहाँ पर बच्चों को अपने टैलेंट को बाहर लाने का मौका मिल रहा है और छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और ऐसा सिर्फ मोदी जी ही करा सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे काशी में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। धन्यवाद। थैंक यू मोदी जी। अभी आपने देखा कि किस तरह से काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की ये 20 दिनों की यात्रा कितनी सुरीली और सुखद थी। और अब बारी है सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की। इसके संचालन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर ज्योति सिंह जी को। धन्यवाद अर्चना सतीश जी। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव रूपी मंथन से मिले कुछ मोतियों को चुनकर आज इस मंच पर एकत्रित किया गया है, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग जो विजेता रहे और प्रतिभागी भी रहे उनको एक साथ एकत्रित किया गया है। और इनमें कुल 124 कलाकार एक साथ सामूहिक प्रस्तुति के लिए मंच पर उतरेंगे, जिनमें 43 पुरुष कलाकार एवं 81 स्त्री कलाकार होंगी। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की इस समापन प्रस्तुति में संपूर्ण भारत की एक झलक प्रस्तुत होगी, जिसका नाम दिया गया है सांसद सुर भारती। सांसद सुर भारती गायन, वादन, नृत्य, नाट्य आदि प्रदर्शन कलाओं का एक सुंदर कोलाज बनाती है। और प्रस्तुतियों की श्रृंखला में हम ले चलते हैं सबसे पहले आपको नाट्य मंचन की ओर। नारी शक्ति वंदन बिल लागू होने के उपरांत नारी सशक्तिकरण विषय आज बेहद प्रासंगिक है। ये देश को विस्तृत बनाने, सशक्त बनाने और विकास की ओर आगे ले जाने का एक बेहतर कदम है। और इसी समसामयिक बिंदु को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित
ये नाट्य प्रस्तुत होगा जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान का प्रमुख हिस्सा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नाट्य के कलाकारों का। नाटक में से अपनी बेटी को घर ले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ये बताओ, ये नाटक नौटंकी करने से इसको क्या मिलेगा? अरे घर में रहेगी, चूल्हा चौका बर्तन करेगी, शादी विवाह होगा, सास ससुर का सेवा सत्कार करेगी तो समाज में इसको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तुम्हारा ये नाटक नौटंकी करने से इसको क्या मिलेगा? वाह चाचा जी वाह, आप लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में इतनी छोटी सोच रखते हैं। अरे हमारी बेटियां क्या नहीं कर रही हैं? बताइए क्या नहीं कर रही हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन रही हैं। लेकिन भैया कब? जब पढ़ेंगी लिखेंगी तो। सुनो, अगर तुम्हारे पास बेटियां हैं तो उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, ये नाटक नौटंकी सिखाओ। मुझे अपनी बेटी को नहीं सिखाना है। चलो यहां से। तुम रुक क्यों गई? मैं आपके साथ नहीं जा सकती पिताजी, ये मेरी टीम है, मैं इनके साथ शो करना चाहती हूँ और मैं इन्हें ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ पिताजी। आप कलाकार मत देखिए और आप सच्ची मानिए, अपनी कला के माध्यम से समाज में कई कलाकारों ने सम्मान पाया है पिताजी, जैसे स्मृति ईरानी हो गई, तृप्ति मित्रा हो गई पिताजी। मैं भी उन्हीं कलाकारों की तरह समाज में सम्मान पाना चाहती हूँ। कृपया करके मुझे ये शो करने दे पिताजी। ठीक है बेटी, अगर तुम इसी क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहती हो तो यह बाप तुम्हारी तरक्की में रोड़ा नहीं बनेगा, तुम्हारा सहयोग करेगा। जाओ बेटी, जी लो अपनी जिंदगी। अरे बड़ी महंगा बेच रहे हो। अच्छा अरे भैया, जो चूड़ी मंगवाई थी वो लाया? अरे फैजाबाद की चूड़ी लाया हूँ बहन जी। हाँ, दिखाइए। ये लो लाल वाली। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, लीजिए लीजिए। 100 रुपए दीजिए। हाँ हाँ। इतना भैया आलू कैसे? अरे बहन जी, आलू 20 रुपए किलो। अच्छा नहीं रहने दीजिए। अरे यार, अरे बन जाइए ना। हो गया ना? दूध दे दीजिए। दूध कितना चाहिए? रोज तो लेती हूँ, आपको पता नहीं है, 1 लीटर ही दीजिए। 1 लीटर? हाँ। ये लीजिए।
1 लीटर और 80 रुपया दे दीजिए। अरे अरे वाह बेटी वाह, ये तुम्हारे में हिम्मत कहां से आ गई? इतना बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत साहस की जरूरत पड़ती है। वाह! ये समाज अपनी मनमानी करता है, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए औरतों को बुरा भला सब कह देता है। पर अब समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। हमारी सरकार ने हमें इतनी शक्ति दी है, इतना संबल दिया है कि अब हम बिना किसी झिझक के अपने लिए लड़ सकें। करते हैं आभार आपका, करते हैं आभार, नारी शक्ति वंदन बिल्कुल करते हैं आभार। सबल है नारी, प्रबल है नारी, नारी घर संसार, नारी दुर्गा, नारी शक्ति, नारी माँ का प्यार। हम बड़े उपकार किया है, कर नारी उद्धार, करते हैं आभार आपका, करते हैं आभार, करते हैं आभार आपका, करते हैं आभार। नाट्य समाज का आईना है और अगर नारी सशक्त है तो यह आईना और भी खूबसूरत हो जाता है। संगीत एक ऐसी कला है जो उदात्त है, जिसे देखने सुनने से ऊपर हम महसूस करते हैं और इसे गहराइयों से महसूस किया है हमारे दिव्यांग कलाकारों ने। हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं होली गीत, जिसके बोल हैं होली खेल गए नंदलाल। जोरदार तालियां इन सभी के लिए।